चलिए हम भौतिक विज्ञान सिलेबस पर बात करते हैं, उसके बाद इस पर विस्तार से हम इसका अध्ययन कराते हैं आप लोगों को। देखिए सबसे पहले अपवर्तन। अपवर्तन में है क्या? आवर्धन है, लेंस की क्षमता है, प्रकाश का प्रकीर्णन है और दैनिक जीवन में प्रकाश का अनुप्रयोग या प्रयोग है। अब इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले अपवर्तन क्या है? अब अपवर्तन के लिए जो हमें पटल होना चाहिए या हमारे पास जो दृष्ट सामग्री होनी चाहिए वो पूर्णतया पारदर्शी होनी चाहिए या अल्प पारदर्शी हो, लेकिन वो अपारदर्शी ना हो। अगर बात यहाँ पे परावर्तन की जाए, परावर्तन की, क्योंकि परावर्तन सिलेबस में नहीं है लेकिन चलते चलते हम देख लेते हैं परावर्तन है क्या चीज है। तो इसके लिए जो सतह होती है वो अल्प पारदर्शी होती है। इसके एक भाग पर चांदी की कलई या लेड ऑक्साइड PbO का पालिश कर दी जाती है और इस पे जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो इस सतह से टकरा करके उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। इसके बीच में एक अभिलंब हो जाता है, ये टेंजेंट जिसको बोलते हैं। ये हो गई आपतित किरण, आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए चूंकि ये इसमें प्रवेश नहीं कर पाई और अपने मार्ग पुनः उसी मार्ग में वापस हो गई, तो इसके बीच में ये कोण बना I और ये कोण बना R। अब देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हुआ नियम परावर्तन का। लेकिन चूंकि यहाँ पे परावर्तन नहीं है, यहाँ पे हमें अध्ययन करना है अपवर्तन का। तो अपवर्तन है क्या चीज? अपवर्तन के लिए जो सतह होती है वो नियर अबाउट पूर्णतया पारदर्शी होती है। अब देखिए जब ये सतह पारदर्शी हो गई, मतलब इसके इस पार से इस पार को देखा जा सकता है, यहाँ से इस पार को, जैसे कांच या शीशा होता है। अब देखिए ये मान लीजिए हमारा टेंजेंट हो, यहाँ से एक किरण अपवर्तित हुई, आपतित किरण हुई और ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, मतलब इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जा करके ये हल्का सा अपने मार्ग में या तो झुक जाएगी या तो अविलंब से दूर भाग जाएगी। लेकिन देखिए ये माध्यम हुआ विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। और ये है सघन माध्यम। अब सघन और विरल माध्यम के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे दो मार्केट हमारे सामने हैं, एक छोटी सी मार्केट है जहां पे मुश्किल से दो दुकानदार बैठे हुए हैं, दो या दो से चार दुकानदार बैठे हुए हैं, छोटी सी मार्केट है। और एक बड़ी मार्केट है जिसमें कई दुकानदार अपने सामान को सेल कर रहे हैं। इस प्रकार से अब यहाँ से हमें कुछ सामान परचेज करना है। इस मार्केट में हम जाएंगे तो भीड़ भाड़ काफी कम रहेगी और हर दुकान पर हम आसानी से पहुंचते हुए चले जाएंगे, धक्का मुक्की नहीं खाएंगे। लेकिन अगर इस मार्केट में जाएंगे तो हर एक दुकान पर जाने के लिए हमें भीड़ का सामना करना पड़ेगा, तो जरूर हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं से धक्का मुक्की मिलेगी, सेवर है। तो जो विरल माध्यम होता है उसके जो पार्टिकल होते हैं, उसके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, अर्थात वायु। और जो सघन माध्यम है उसके कण पास पास होते हैं, एकदम जकड़े रहते हैं, अर्थात यहाँ से चूंकि ये पारदर्शी माध्यम है तो सघन माध्यम हम ले लेंगे कांच। क्या ले लेंगे? कांच। अब देखिए इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलन की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए ये आपतन कोण हो गया I और ये अपवर्तन कोण हो गया R। अब देखिए परावर्तन में चूंकि आपतन और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते थे, लेकिन यहाँ पर बराबर
नहीं होंगे। इसके लिए नियम है जिसको स्नेल का नियम बोलते हैं। हो सकता है परीक्षा में यही पूछ लिया जाए, स्नेल का नियम लिखो, या कुछ दे दिया जाए ये किसका नियम है। तो देखिए उसमें कहा गया कि जो आपतन कोण की जा है और जो परावर्तन कोण की जा है उसका अनुपात नियतांक होता है, और उस नियतांक को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। उस नियतांक को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे n से निरूपित करते हैं। ये बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। इस तरीके से मान लीजिए एक नंबर में पूछ लिया गया कि n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ये किसका नियम है? तो आप तुरंत उसमें कई ऑप्शन दे दिया गया। एक दे दिया गया मान लीजिए फर्स्ट स्नेल का नियम, एक स्नेल दे दिया गया, एक दूसरा दे दिया गया रेले का नियम, तीसरा मार्कोनी का नियम, मान लीजिए चौथे ऑप्शन में दे दिया गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब फट से आप ये सोचेंगे कि साइन आई बाई साइन आर में बताया गया है कि ये अपवर्तनांक के इक्वल होता है और ये स्नेल का नियम है। इसे कहीं कहीं आप 1n2 में भी पाएंगे, 1n2 और 1n2 इक्वल टू, चलिए तो ये किसका नियम है? स्नेल का नियम। तो हम स्नेल के नियम पर टिक कर देंगे और एक नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहां से चलिए ये क्लियर हुआ ना, ये स्नेल का नियम है। अब 1n2 इक्वल टू है क्या चीज? 1n2 इक्वल टू ये होता है n2 बाई n1, n2 बाई n1 दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम में अपवर्तनांक, मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। चलिए अब यहां से अपवर्तन हमारा क्लियर हो गया। अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम पूछा जाएगा तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हुआ। चलिए स्नेल का नियम हो गया यहां से। अब आ जाइए आवर्धन क्या है? आवर्धन यहां से हो सकता है मार्केट का प्रयोग करके अपवर्तन काफी आसानी से, सघन और विरल माध्यम काफी आसानी से समझ में आ गया। हाँ एक नियम और था, चलिए देख लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन इसका अपोजिट, जब प्रकाश की किरण अब यहां से यहां आ रही है तब झुकेगी, लेकिन जब यहां से यहां जा रही है तो अभिलंब से दूर भगेगी, क्योंकि धक्का मुक्की नहीं मिलेगा और आसानी से ये उस मार्केट में अपना सामान व्यक्ति परचेज कर लेगा। ये हुआ थर्ड नियम। अब यहाँ से जो अपवर्तन का नियम था नियर अबाउट हम ये समझते हैं कि हो गया, आप क्लियर कर सकते हैं। अब आ जाइए आवर्धन क्या चीज है? आवर्धन जिसको यम से निरूपित करते हैं भैया, आवर्धन यम। आवर्धन ये इंडिकेट करता है किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक अनुपात है। अब अनुपात मतलब यहाँ पे रेशियो, और अनुपात होता है दो वस्तुओं का हमेशा एक दूसरे से गुना नापा जाता है, वहीं पे अनुपात बोला जाता है। अब किसी पटल पर किसी जो प्रतिबिंब बनेगा, जो हमारा इमेज बनेगा, वो इमेज जो हमारा सब्जेक्ट होगा, वस्तु होगा, उससे कितना गुना बड़ा है, ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है। उसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और यम बराबर होता है वस्तु की लंबाई, यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, ये निगेटिव में लिया जाता है, प्रतिबिंब की लंबाई
की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। जैसे यहां पे हम एक सवाल ले रहे हैं, कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 5 गुना बड़ा बन रहा है, उस गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होगी। अब यहां से देखिए, जो वस्तु है वो u है और जो उसका प्रतिबिंब है वो v है। अब यहां से जो प्रतिबिंब कह रहा है, इसमें रिलेशन है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का 5 गुना बड़ा बन रहा है। अब v इक्वल टू कितना हो गया, 5u हो गया। अब यहां से m इक्वल टू होता है v माइनस v अपान u, माइनस v अपान u। अब यहां से देखिए, चूंकि v की वैल्यू कितनी है, यह है 5u, 5u के माइनस 5u अपान u, u ही है, u से u कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा माइनस 5। जो आवर्धन है ये कितना है, 5, चूंकि अब दर्पण है तो यहाँ से ये हुआ -5 इसका आवर्धन। अब चलिए आगे, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखिए, जो कैपेसिटी होती है उसके बारे में, जैसे हम आपसे पूछा जाए कि आप कितना खा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए कितना खा सकते हैं। कोई व्यक्ति 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 6 रोटी खाता है, कोई खाता ही नहीं है। अब यहाँ से जो लेंस की क्षमता होती है उसके बारे में है कि ये क्या कर सकता है, क्या क्या इसकी कैपेसिटी है। तो देखिए, लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं, किससे, P से डिनोट करते हैं, और ये P बराबर होता है 1 अपान यफ, 1 अपान यफ। अब देखिए यफ क्या है, ये लेंस की फोकस दूरी है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जो फोकस दूरी है वो किसमें नापी जाए, मीटर में नापी जाए। और कैसे हो, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर 1 अपान यफ, P बराबर 1 अपान यफ। इसकी डिफिनीशन अगर आप पूछी जाए कि लेंस की क्षमता है क्या, तो आप कहेंगे कि किसी लेंस की फोकस, मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। अब देखिए, इसको कहीं कहीं डी से निरूपित कर दिया जाता है। जैसे इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है और जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी, पावर क्या होगी, तो P बराबर 1 अपान यफ होता है। अब देखिए, यहाँ पे चूंकि जो इसकी फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है भैया 10 की पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। अब यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो P इक्वल टू 1 अपान 10। अब चूंकि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर में इसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी पावर 1 है, इसकी -2 है। अब देखिए, दोनों का बेस सेम है। जब दोनों का बेस सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। अब एक में जब हम -2 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान 10 की पावर -1। अब देखिए, जब ये -1 यहाँ पे जंप खा के आएगा, चूंकि ये नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब जो डिनोमिनेटर की पावर जो वो निगेटिव है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो 10 की पावर 1 मतलब 10, तो 10 क्या, डायोप्टर 10 डी हो गया। अब यहाँ से जो लेंस की क्षमता है वो 10 डायोप्टर है। अब यहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, चलिए भाई छोटा सा एक है कि मान लीजिए कोई लेंस है,
उसके सामने एक वस्तु रखी गई है, वस्तु u है, जो उसकी इमेज बन रही है वो v है, u v, और जो लेंस की फोकस दूरी है वो f है। तो कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि रिलेशन बिटवीन u v f, रिलेशन बिटवीन u v f। तो देखिए जो u v f में रिलेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू लेंस, लेंस के लिए, लेंस और दर्पण में अंतर है भैया, जो लेंस होता है वो पारदर्शी होता है, लेकिन जो दर्पण होता है वो पारदर्शी नहीं होता, वो अपारदर्शी होता है। अब लेंस के लिए हो जाता है कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेकिन इसका अपोजिट अगर दर्पण है तो दर्पण के लिए हो जाएगा कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कभी कभी एक नंबर में पूछा जाएगा कि किसी लेंस के लिए उत्तल या अवतल लेंस के लिए u v f में संबंध क्या है, तो वहां पे हमें देखना है कि पूछा गया जो क्वेश्चन है उसमें लेंस का जिक्र है या दर्पण का जिक्र है। अगर लेंस का जिक्र है तो यहाँ पे निगेटिव, अगर दर्पण का जिक्र है तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। किसी को अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट करके बताना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कह रहा है, मान लीजिए भाई देखते हैं क्वेश्चन कहीं से उठा के, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है भैया 2017, 18 और 20 में, हो सकता है रिवीजन हो जाए, नहीं होगा कोई बात नहीं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अब यहाँ पे चूंकि बात क्या हुई दर्पण की, किसकी बात हुई, दर्पण की, और दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है तो ये हो गया -15 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब यहां से सबसे पहले कह रहा है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो हो सकता है वस्तु से बड़ा बने या वस्तु से छोटा बने, आकार में हो सकता है वास्तविक बने, उल्टा बने या आभासी बने। इस तरीके से तो हम तुक्का मार नहीं सकते, कोई ज्योतिषी तो है नहीं, जब तक इसको हल नहीं करेंगे भैया तब तक लगेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो फार्मूला क्या है दर्पण के लिए, दर्पण के लिए फार्मूला है, दर्पण के लिए कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। अब देखिए f का मान कितना है, 1/-15। अब देखिए v क्या है, v कहीं हमें दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो लापता है, उसको हमें खोजना है चल के, ठीक है। अब खोजना कैसे है, इसको हल करके खोजना है, इस तरीके से नहीं कि 112 नंबर डायल करके पुलिस आएगी खोजेगी, इसको हमें हल करके निकालना है भाई। तो 1/v, अब देखिए 1/v हो गया। अब यहाँ से देखिए u, चूंकि u की वैल्यू कितनी है -30 सेंटीमीटर है, और प्लस माइनस का जो गुणा होता है वो ऑलरेडी माइनस होता है, सारे बच्चे जानते हैं 1/30। अब देखिए इस पार दोनों की दुश्मनी चल रही है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, सेम टू सेम है, लेकिन जब इस पार से ये इस पार आएगा तो जो इसकी साइन है वो चेंज हो जाएगी। अब ये माइनस है, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1/v को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नेता है भाई, मंत्री है, वो नहीं हटेगा, लेकिन -1/15। अब देखिए ये जो माइनस है इस तरफ आया तो 1/ इतना हो गया। अब दोनों के जो एलसीएम हैं सारे बच्चे जानते हैं, देखिए जो 15 है वो 30 को काट डालेगा, जब काट डालेगा तो अब यहाँ से बड़ी संख्या क्या है 30 है, ये हो गया 30। अब देखिए
इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 15 दूना 30, 2 बार गया। अब इसके नामिनेटर से जितने टाइम्स जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये क्या है, प्लस है, 30 से 30 को काटेंगे, एक बार जाएगा, तो 30 एकम 30, तो 1 एकम 1, ये इसके बराबर। अब इसको हल कीजिए, -2 में 1 जोड़िए तो -1 हो जाएगा। चूंकि 2 महान है भाई और इसकी जो साइन है वो माइनस है, 1/30 किसके बराबर, 1/v के बराबर। अब देखिए दोनों अल्टरनेटिव हैं, दोनों भी उत्क्रमणीय हैं, दोनों को अब जब हम इसको पटकेंगे तो ये भी पटक जाएगा ना। अब देखिए अब यहाँ ये नहीं पटकना है भाई, इससे हमें कुश्ती लड़ना है। ये जब हो जाएगा भी तो ये कहेगा हम भी आपसे कमजोर नहीं हैं, ये हो जाएगा -30। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रतिबिंब, अच्छा चलिए -30 सेंटीमीटर, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के सामने बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सामने बन रहा है। भी का मान चूंकि ऋणात्मक है और ऋणात्मक साइन ये सूचित कर रही है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। अब यहां से हाँ एक चीज वास्तविक तो है, लेकिन आकार में क्या है, वस्तु के बराबर है या छोटा है। अब देखिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ये है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ये है। अब चलिए आवर्धन की बात हो जाए। अब चूंकि यम बराबर किसके होता है, यम बराबर अभी हमने आपको बताया कि -v/u के होता है। किसके होता है, -v/u के। और यम बराबर I/o के भी होता है। इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। अब यहां से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा -v/u के, चूंकि यम, चलिए इसको भी, यम बराबर होता है -v/u के। अब देखिए दोनों का जो LHS पार्ट है वो आपस में इक्वल है, तो दोनों का जो RHS पार्ट है वो आपस में इक्वल होगा। तो I/o इक्वल टू -v/u। अब देखिए जो इमेज है वो 2 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है, 2 सेंटीमीटर लंबा है। 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। क्योंकि देखिए जो वस्तु की लंबाई है वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो I/2 इक्वल टू -30/30। अब देखिए ये दोनों कट के 1 आ गए, 2 1 जा 2, I इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। चूंकि माइनस साइन हम छोड़ दे रहे हैं, माइनस इसलिए छोड़ रहे हैं कि माइनस जो होता है वो लेस देन 0 होता है। 0 से माइनस क्या होता है, छोटा होता है, और 0 से छोटे होने का मतलब होता है कि हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि सेंटीमीटर में है तो लंबाई है, इसलिए हम इसको I इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें इमेज भी निकल आया, आवर्धन भी निकल आया। यहाँ से किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आवर्धन हो गया, लेंस की क्षमता हो गई। अब प्रकाश का प्रकीर्णन देख लीजिए चलते चलते 2 मिनट में। प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विखरना, ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे एक प्रिज्म लगा दीजिए इसके सामने, प्रिज्म देखें सारे लोग, ये त्रिभुज के आकार का होता है, मतलब खट लकीर होता है इस तरीके से। अब यहां से मान लीजिए एक श्वेत प्रकाश इस पे आके पड़ा, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। रंग आप काउंट कर लीजिए भैया, 1 2 3 4 5 6 7। और इसको शार्ट में कहा जाता है विबग्योर, विबग्योर। कहीं कहीं कहा जाएगा कि जो प्रिज्म से प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होता है वो कितने रंगों में विभक्त होता है, तो आप लोग बताएंगे वो 7 रंगों में विभक्त होता है। और वो 7 रंगों का जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है वो विबग्योर है। ये ध्यान देना, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद है प्रकाश का अनुप्रयोग।
प्रयोग या अनुप्रयोग आ जाइए। अब देखिए एक दोष होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की दृश्य ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। या जैसे मान लीजिए एक प्लेस है, ये प्लेस है और ये प्लेस अंधकार से सूरज छिप चुका है और अंधकार से ये ढका हुआ है और यहाँ पे एक व्यक्ति इस प्रकार से मान लीजिए खड़ा हुआ है। अब इस व्यक्ति को हमें देखना है, प्रकाश नहीं है तो इसको कैसे देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर हम किसी टार्च का प्रयोग करेंगे तो आसानी से इस व्यक्ति को देख सकते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति को हम आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश है एक प्रकार की दृश्य ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? दृश्य ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अब कहीं कहीं पूछा जाएगा आपसे दोष। अब यहाँ पे हमने दोष लिख दिया, तो दोष है क्या? ये मुख्यतः तो दो प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। अब चलिए निकट दृष्टि दोष क्या है? यह इस प्रकार का दोष है जिसमें निकट की वस्तु आसानी से दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु आसानी से नहीं दिखाई देगी। वो है निकट दृष्टि दोष। और देखते हैं भाई कुछ हो तो इसी समय उसको भी बता दें, क्योंकि हाँ, निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु तो आसानी से दिखाई देगी लेकिन जो वस्तु दूर पे स्थित है वो उस व्यक्ति को आसानी से नहीं दिखाई देगी। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कभी कभी चलिए भाई नहीं दिखाई देगी, निकट दृष्टि दोष को इसको अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं। मायोपिया MYO। आप देखिए इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? क्योंकि इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक देख लीजिए। निकट में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 3 अक्षर हैं। 3 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब किस लेंस में 4 अक्षर हैं? अवतल लेंस में 4 अक्षर हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। आ जाइए दूर दृष्टि दोष में। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन जो निकट की वस्तु है वो नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का दोष भी है, दूर दृष्टि दोष। दूर की व्यक्ति को, दूर की जो वस्तु है उसको देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि इसमें इसको दूर करने के लिए, अब इसमें देखिए कितने अक्षर हैं? 2 में 1 जोड़िए 3 किसमें हो गया? उत्तल लेंस में। और उत्तल लेंस की विशेषता क्या है? कोई बताएगा? देखिए इस प्रकार से ये होता है बेटा उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की विशेषता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है और ये वस्तु, ये प्रकाश की किरण, जब प्रकाशिक किरण यहाँ पे आई तो ये अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती है। मान लीजिए चलिए यहाँ से यहाँ पे, तो ये यहाँ पे, मतलब किसी एक बिंदु पर आकर इसकी जो प्रकाशिक किरण है वो केंद्रित हो जाएगी। और जब कहीं पे आप किसी अपने दिमाग को ही कंसंट्रेट करेंगे तो वो चीज ज्यादा समझ में आती है। और यहाँ पे प्रकाश की किरण अगर एक बिंदु पर जाकर फोकस करती है तो वो चीज समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी, वो जाकर दिखाई देगी हमें। तो दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अब आ जाइए जरा दृष्टि दोष। सबसे खतरनाक यही दोष है, जरा दृष्टि दोष। और ये कब होता है? जब वो
ये संभवतः तभी होता है जब आदमी के दांत वगैरह गिर जाते हैं और बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है मांसपेशियां जो है ये आंखों की वो शिथिल हो जाती हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। अरे होता है, रुक नहीं जाता, अगर रुक जाएगा तो प्रभु को प्यारा हो जाएगा आदमी, रुकता नहीं है लेकिन धीमा हो जाता है, काफी धीमा हो जाता है। और उस धीमा होने का कारण भैया ये है कि जो काफी पतली पतली कोशिकाएं होती हैं उसमें जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, जो लेंस की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है, इसलिए लोग आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं। किसी के मोतियाबिंद हो जाता है, किसी के कुछ हो जाता है, तो इसमें क्या होता है ना दूर की दिखाई देती है ना नजदीक की दिखाई देती, कम दिखाई देती है, धुंधला दिखाई देता है। उसके लिए व्यक्ति क्या करता है, आंखों में कोई लेंस, चाहे वो कल हो या कल हो, कोई ना कोई एक लेंस। लेकिन ये जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में होता है। नियर अबाउट ये मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति शुगर का पेशेंट हो गया तो बेचारा बहुत जल्दी जरा दृष्टि दोष का शिकार हो जाता है। अन्यथा कभी कभी लोग 80 प्लस के उस पार जरा दृष्टि दोष का शिकार होते नहीं, बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जरा दृष्टि दोष ये है कि इसमें दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है, निकट और दूर दोनों प्रकार का। इस तरीके से जो प्रकाश से संबंधित था इसको हमने बता दिया। अब हम बताएंगे आपको विद्युत से संबंधित। देखिए भाई इस पे आगे विद्युत से संबंधित, इसके बाद अभी हम 5 मिनट बाद बताते हैं आपको विद्युत क्या है।